Welcome to our YouTube channel JPS Ratanmala Majholia, the best educational YouTube channel. Let's start studying. Hello students, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम सीखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स कहाँ कहाँ किस किस रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स का सोर्स क्या है, मेटल्स हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो मेटल्स के दो मेजर सोर्स हैं, अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर। सबसे अधिक मेटल हमको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं और फिर कुछ मेटल्स सी वाटर से भी मिलते हैं। सी वाटर में मेटल्स अपने सॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है। देन हम मिनरल्स किसे कहते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अकरिंग नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड एज मिनरल्स। यानी कि वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड्स जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को हम कहते हैं मिनरल्स। एक दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स को या जिन कंपाउंड्स को हम माइनिंग के जरिए निकालते हैं, हम अर्थ क्रस्ट में जो खुदाई करते हैं एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को निकालने के लिए, उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। और खुदाई करने के बाद जो वेल, कुआं या गड्ढा जो भी बनता है, उसको हम कहते हैं माइंस। तो माइनिंग करके माइंस में से जिन किसी भी एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को निकालते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल्स। तो ये तो गई ठेठ भाषा समझने के लिए, बट टेक्निकली वही है कि वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, और मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। और हम उन मिनरल्स को कहते हैं जिनमें से मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। हम उन मिनरल्स को कभी भी और नहीं कर सकते जिन मिनरल्स में से मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ उन्हीं मिनरल्स को और कहेंगे जिनसे मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसमें से निकाला जा सकता है। आइए अब हम एक बार फिर से बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको कि हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, मेटल्स को ऊपर से नीचे उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अरेंज करके रखा गया है। यानी कि सबसे टॉप में है मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल्स और सबसे नीचे हैं लिस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल्स। वो मोस्ट हाईली है, ये लिस्ट रिएक्टिव है। ऊपर है मोस्ट रिएक्टिव, नीचे है लिस्ट रिएक्टिव। आप मोस्ट रिएक्टिव से लिस्ट रिएक्टिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो वो सीरीज है रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज में आ गया मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम। उससे थोड़ा कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम, उससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम, उससे कम रिएक्टिव एल्युमिनियम, उससे कम रिएक्टिव जिंक, उससे कम रिएक्टिव आयरन, उससे कम रिएक्टिव लेड, उससे कम रिएक्टिव कॉपर, उससे कम रिएक्टिव सिल्वर, और सबसे कम रिएक्टिव जो है वो है गोल्ड। तो अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। और ये जो मेटल्स हैं फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि अपने कंपाउंड्स के फॉर्म में ये
पाए जाते हैं। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि फ्री और नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। ये जब भी एग्जिस्ट करेंगे कंबाइंड फॉर्म में ही, यानी कि अपने कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद है जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। ये है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, यानी कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये, और ये कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं ये भी, यानी कि अपने कंपाउंड के फॉर्म में जब पाए जाते हैं। और मेनली किस फॉर्म में पाए जाते हैं? अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में, अपने सल्फाइड्स के फॉर्म में और अपने कार्बोनेट्स के फॉर्म में। और सिल्वर और गोल्ड ये हो गया मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, यानी कि लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है ये रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में है, और ये अक्सर पाए जाते अपने फ्री या नेटिव स्टेट में, ये कंबाइंड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। हालांकि सिल्वर कभी कभी कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन जनरली सिल्वर और गोल्ड अपने फ्री और नेटिव स्टेट में ही पाए जाते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम मेनली पढ़ने वाले हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और मेटल्स का एक्सट्रैक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन हमको करना है वो मेटल इस रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ स्टैंड करता है। जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है वो मेटल हाईली रिएक्टिव है या मॉडरेटली रिएक्टिव है या लिस्ट रिएक्टिव है, इसी बात पर उसके एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस डिसाइड होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं? जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उस मेटल का हम ओर लेते हैं, है ना। जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है हम उस मेटल का पहले ओर ले लेते हैं। अब उस ओर में है क्या? एक तो प्योर मेटल है जो हमको चाहिए, और उसके साथ बहुत तरह की इम्प्योरिटीज मिली हुई है, गंदगी मिली हुई है। उन इम्प्योरिटीज को हम लोग कहते हैं गैंग, GANGUE, गैंग। उन इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं। तो अब पहले हम ले लिए ओर, यानी कि जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उस मेटल का ओर। अब उस ओर में से सबसे पहले जो उसमें मोटी मोटी गंदगी मिली हुई, मोटी मोटी जो इम्प्योरिटीज मिली हुई है, जिसको कि हम गैंग पार्टिकल्स कहते हैं, उसको रिमूव करेंगे। और उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। और कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉथ फ्लोटेशन एक प्रोसेस होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग एक दूसरा प्रोसेस होता है। पर हम किस प्रोसेस का यूज करें कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर के लिए, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि ओर में जो मेटल है वो और उस ओर में जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो। तो मेटल्स और गैंग पार्टिकल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही डिसाइड किया जाता है कि हमारा मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होगा या फिर मेथड ऑफ एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होगा। हम हाइड्रोलिक वॉशिंग करें या फिर फ्रॉथ फ्लोटेशन करें या कोई और प्रोसेस करें। चलिए अब ये हायर क्लास में एक बार फिर से हम लोग डिटेल में उनको पढ़ेंगे। एक बार जब कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, चाहे अब वो किसी भी प्रोसेस से हुआ, उसके बाद का स्टेप क्या है? उसके बाद का जो एक्सट्रैक्शन का स्टेप है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस मेटल का हमको एक्सट्रैक्शन करना है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहां लाई करता है। अगर वो मेटल हाई रिएक्टिविटी लेवल का है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में वो टॉप पर आता है ना, यानी कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप में आते हैं। ये मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है। इनमें से किसी मेटल का अगर एक्सट्रैक्शन करना है
तो हम इसके लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी हम इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे किसका, ऑफ मोल्टेन ओर का, यानी कि जो ओर हमारे पास आया है आफ्टर कंसंट्रेशन, यानी कि एनरिचमेंट के बाद जो ओर आया है उस ओर को हम मोल्टेन स्टेट में ले लेंगे और फिर हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। कैसे करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, हम एक वेसल लेते हैं और उस वेसल के अंदर ये जो मोल्टेन ओर हमको मिला है उस मोल्टेन ओर को डाल लेते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं, उस लिक्विड को कहते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। तो हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर मेटल्स के जो ओर हैं वो अपने मोल्टेन स्टेट में हैं, यानी कि पिघली अवस्था में लिक्विड स्टेट में है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जरूर कंडक्ट करेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो इस वेसल में हम मोल्टेन ओर को एज एन इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। फिर हम 2 रॉड लेते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। जिन रॉड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। अब यहां पर 2 रॉड हम लेते हैं, एक रॉड लेते हैं बिल्कुल प्योर मेटल का, और वो थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल होता है या फिर थिन रॉड होता है प्योर मेटल का, उसको हम एज अ कैथोड लेते हैं। और जो इम्प्योर मेटल है उसका एक हम थिक रॉड ले लेते हैं या थिक स्ट्रिप ले लेते हैं और उसको हम बनाते हैं एनोड। एनोड कहते हैं उस इलेक्ट्रोड को जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और कैथोड कहते हैं उस इलेक्ट्रोड को जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। यानी कि हमने जो प्योर मेटल का रॉड लिया है उसको हम अपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और इम्प्योर मेटल का जो रॉड लिया है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप तैयार हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। अभी जो आपको दिख रहा है स्विच वो ऑफ मोड में दिख रहा है, यहाँ एक आप डॉट लगा देंगे तो ऑन मोड हो जाएगा। तो हम स्विच को ऑन मोड में डालेंगे। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट इस पूरे सर्किट में, अब एक सर्किट बन चुका है, उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगेगा। फिर क्या होगा, जो मोल्टेन ओर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारे के सारे इम्प्योरिटीज इस एनोड के नीचे आकर के कलेक्ट होने लगेंगे, और उसको हम कहते हैं एनोड मड। मड का अर्थ होता है कीचड़, और एनोड के नीचे जमा हुआ कीचड़ यानी कि इम्प्योरिटीज, गंदगी, गैंग पार्टिकल्स क्या हो गए, एनोड मड हो गए। और जो प्योर मेटल है वो कैथोड की तरफ जाएगा और कैथोड के ऊपर जाकर के वो डिपॉजिट होगा। आपको पता है मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं यानी कि कैटआयन बनाते हैं, और आपको यह भी पता है कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो कैथोड हमारा क्या है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है यानी कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और जो मेटल आयन तैयार हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। इसीलिए प्योर मेटल जा करके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, और जो इम्प्योरिटीज है, जो गैंग पार्टिकल्स हैं, वो इस एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाएंगी एनोड मड के रूप में। इस तरह से हम प्योर मेटल हासिल कर लेते, प्योर मेटल हमको मिल जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं उन मेटल्स के बारे में जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, यानी कि मीडियम रिएक्टिविटी रखते हैं, यानी कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसके बीच में आते हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं
ये तो ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। पर जनरली सबसे ज्यादा ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स अपने सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब जो कार्बोनेट्स के फॉर्म में है उनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अलग होगा, जो सल्फाइड्स के फॉर्म में है उनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अलग होगा, और जो ऑक्साइड्स के फॉर्म में है उनका एक्सट्रैक्शन अलग होगा। तो जो थोड़े बहुत ऑक्साइड्स के फॉर्म में हैं उनका कुछ नहीं करना है, उनका सीधा सीधा हमको रिडक्शन कर देना है। आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में मैंने पढ़ाया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, याद होगा। रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में हम किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, है ना। तो जो मेटल अपने ऑक्साइड के फॉर्म में है हम उसका रिडक्शन करेंगे, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। कैसे उसको रिमूव करेंगे, कैसे उसका रिडक्शन करेंगे? उस मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करवा देंगे। अब यहां पर कार्बन के रूप में हम चाहें तो कोक ले सकते हैं, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। जब कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो कोक में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्योर कार्बन होता है। तो मेटल ऑक्साइड को यहां पर हमने लिखा है, ये देखिए, मेटल ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और मेटल हमारे पास बच जाएगा। तो इस तरह से प्योर मेटल हमको मिल जाएगा। किसका? उन ओर्स में से मेटल्स मिल जाएंगे जो ऑक्साइड्स के फॉर्म में हैं। तो ये बहुत कम है, पर ज्यादातर किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं? सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में। अब जो सल्फाइड के फॉर्म में है, सल्फाइड्स के फॉर्म में, उनका हम क्या करते हैं? उनका हम करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग का अर्थ होता है कि उस ओर को स्ट्रांगली हिट करना इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि एयर की एक्सेस सप्लाई देकर के बहुत अधिक एयर सप्लाई करते हुए हम उसको स्ट्रांगली हिट करते हैं ओर को। जब हम ओर को स्ट्रांगली हिट करते हैं तो क्या होता है? वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया यहां पर जिंक का एक ओर लिया जो अपने सल्फाइड के फॉर्म में, यानी कि जिंक सल्फाइड लिया है सॉलिड स्टेट में। इसको हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं विद एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, और एयर में से इसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। अब ये जिंक सल्फाइड स्ट्रांगली हीट करने पर इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जो है वो जब एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करता है, एयर में जो एक्सेस सप्लाई पर एयर हमने दिया है उस एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन के साथ ये जिंक रिएक्ट करके बनाएगा जिंक ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में होगा। और जिंक के साथ क्या मिला हुआ है? सल्फर। तब ये सल्फाइड के फॉर्म में ये सल्फर भी इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अभी इस तरीके से जिंक के लिए अभी फिलहाल हमको क्या एक्सट्रैक्ट करना है? जिंक एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमारे लिए गैंग क्या हो गई? इंप्योरिटी क्या हो गई? उसमें सल्फर इंप्योरिटी हो गई। अब सल्फर ऑक्साइड बन के रिमूव हो गया, जो कि गैस है, वो एस्केप आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जिंक हमको चाहिए, अब वो जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में यहां पर हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब एक बार फिर से ऑक्साइड फॉर्म में आ गया, तो ऑक्साइड फॉर्म में आ गया तो हम क्या करेंगे? उसका रिडक्शन कर लेंगे, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन उसको हिट कर लेंगे, कार्बन के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे। अब इस जिंक ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और प्योर जिंक हमारे पास बच जाएगा। इस तरह से हमारा जिंक का एक्सट्रैक्शन हो गया। इसी तरह से और भी जो भी मेटल्स हैं जो अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में जो अपने सल्फाइड्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं
उनका इस तरीके से हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, और जो ऑक्साइड्स के फॉर्म में तो उनका भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। पर इसमें से कुछ हैं जो अपने कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। तो जो मेटल्स अपने कार्बोनेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनका हम करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का अर्थ होता है कि ओर को स्ट्रांगली हीट करना इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि जहां पर एयर की बहुत बहुत कम सप्लाई हो, या यूं कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जहां पर एयर हो ही नहीं वहां पर उनको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे। उस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। तो जब हम उसका कैल्सिनेशन करेंगे तो वो मेटल क्या होगा, अपने फिर से ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा। एक बार फिर से हम जिंक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक अपने सल्फाइड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और जिंक अपने कार्बोनेट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो हमने ले लिया जिंक कार्बोनेट, ये जिंक का और हो गया जो कि सॉलिड स्टेट में है। यहां पर स्ट्रांगली हिट किया इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इसलिए यहां पर +O2 वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, या यूं कहीं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसलिए यहां पर ऑक्सीजन का कोई जिक्र नहीं किया है, सिर्फ इसको हम स्ट्रांगली हिट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये जिंक कार्बोनेट में ही ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिए ZnCO3, इस जिंक कार्बोनेट में ही जिंक है, कार्बन है। यहां पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ उसमें ध्यान से देखिए, एक एटम जिंक का है, एक एटम कार्बन का है और 3 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो ऑलरेडी इसके अंदर ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटम जिंक के साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा, और बच गए ऑक्सीजन के 2 एटम्स, वो इस कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। तो इसके अंदर इंप्योरिटी हमको जिंक चाहिए था, तो इस हिसाब से जिंक कार्बोनेट में इंप्योरिटी क्या हो गई, जिंक के लिए कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में, यानी कि गैसेस फॉर्म में, ये एस्केप आउट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब हमारे पास जिंक ऑक्साइड बच गया, यानी कि मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में हमको मिल गया। अब इस ऑक्साइड के फॉर्म में जो मेटल मिला है, एक बार फिर हम इसका रिडक्शन ही करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन उसमें रिमूव करेंगे, और रिडक्शन करने के लिए क्या प्रोसेस है, वही कार्बन के साथ रिएक्शन करवाना। और ज्यादातर हम कार्बन के लिए इस्तेमाल किसका करते हैं, कोक का, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। तो जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ फिर से रिएक्ट करवाएंगे, तो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और जिंक हमारे पास बच जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं उन मेटल्स की जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, जैसे कि सिल्वर है ना। तो लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स आते हैं वो जनरली सल्फाइड के ओर में प्रेजेंट होते हैं, या फिर फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। तो जो फ्री और नेटिव स्टेट में है, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, तो वो फ्री स्टेट में है, अपने नेटिव स्टेट में है, यानी कि ऑलमोस्ट नहीं 100%, तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट, लगभग 100% वो अपने प्योर फॉर्म में ही है। उसमें या तो इम्प्योरिटीज गैंग पार्टिकल्स हैं ही नहीं, या फिर अगर हैं तो न के बराबर हैं, नेग्लिजिबल है ना। तो जैसे कि मर्क्यूरी है या फिर सिल्वर है, इनमें ये अपने सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कभी कभी। तो जब ये अपने सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो अभी अभी आपको बताया था सल्फाइड के फॉर्म वाले को क्या करना पड़ता है, रोस्टिंग करनी पड़ती है। तो इनका हम रोस्टिंग करेंगे, यानी कि उस ओर को हम स्ट्रांगली हीट करेंगे विद एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, या इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। उनको जब स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से हमको मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा, जैसे यहां पर मिला था। आप एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर कर रहे हैं, एयर में ऑक्सीजन है, तो जो उस ओर में मेटल है ऑक्सीजन के लिए रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना मेटल ऑक्साइड बना लेगा। यानी कि अब हमको मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब उस मेटल ऑक्साइड में इंप्योरिटी हो गया ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि रिडक्शन प्रोसेस करेंगे। रिडक्शन प्रोसेस फिर वहीं पहुंच गए कि जो मेटल ऑक्साइड मिला है उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो उसमें का मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के एस्केप आउट हो जाएगा, और मेटल आपके पास बच जाएगा। अब हम बात करते हैं
कि इन जो मेटल्स का हमने एक्सट्रैक्शन किया है, चाहे यहां पर हमने उनका रोस्टिंग के प्रोसेस से किया, रोस्टिंग और रिडक्शन प्रोसेस से किया, या फिर कैल्सिनेशन और रिडक्शन प्रोसेस से किया, है ना, और यहां भी हमने रोस्टिंग और रिडक्शन प्रोसेस से किया। अब जो हमको मेटल मिला है वो 100% प्योर फॉर्म ऑफ मेटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है उसमें अभी भी माइन्यूट इंप्योरिटीज, माइन्यूट गैंग पार्टिकल्स रह गए हों। तो बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ मेटल लेने के लिए, 100% प्योर फॉर्म ऑफ मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें उनका रिफाइनिंग करना पड़ेगा। वही यहां पर हमने लिखा है रिफाइनिंग। तो इसमें मेटल्स एक्टिविटी में भी यहां पर रिफाइनिंग लिखा है। यहां भी आप ध्यान से देखिएगा तो यहां हमने क्या लिखा है, मेटल्स ऑफ मेडिकल एक्टिविटी में लास्ट में क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ मेटल के बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी कि अभी भी मेटल को प्यूरिफाई करना है, यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल करना है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का भी अर्थ रिफाइनिंग ऑफ मेटल ही है। और खैर यहां पर हमने एक ही बार में उनका रिफाइनिंग ही कर लिया था, प्योर फॉर्म ही कर लिया था। तो यहां पर इन दो केस में रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स बाकी है। वो किससे करते हैं, उसके लिए वही हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ही करते हैं, यानी कि वही प्रोसेस फॉलो करते हैं जो कि हमने मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी के लिए यहां पर किया था। यानी कि यहां पर एक वेसल लेंगे और उस वेसल में जिस मेटल को हमें रिफाइन करना है उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। जिस मेटल की रिफाइनिंग करनी है उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हम इस वेसल में लेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट। फिर प्योर मेटल ही लेंगे कैथोड के रूप में, इम्प्योर मेटल का रॉड लेंगे एनोड के रूप में, और पूरा का पूरा सेटअप ऐसे तैयार करेंगे जैसे कि यहां पर तैयार किया था, और फिर स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, प्योर मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होगा, जो भी थोड़ी बहुत माइन्यूट इंप्योरिटीज रह गई थी वो एनोड मड के रूप में एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। और इस तरीके से हमको हर कैटेगरी का, हर ऑर्डर का मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि उसका एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। बाकी और डिटेल प्रोसेसेस है ना, एग्जांपल के साथ कि हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे, ये हायर क्लासेस में आपको मिलेंगे। आज की क्लास हम यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे और इस चैप्टर में एक टॉपिक और रह गया, वो है कोरोजन। हालांकि कोरोजन हमने आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ाया है, लेकिन इस चैप्टर का भी कोरोजन हिस्सा है, तो यहाँ भी आपको एक बार फिर से मैं पढ़ा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।